जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी 7:15 हो रहा है मॉर्निंग का और मैं वॉक पे नहीं गई थी। रात को ही मैंने एक लॉन्ड्री लगा के कपड़े इस तरीके से फैला दिए थे जिससे कि मॉर्निंग तक सूख जाए और मुझे सुबह जो है कपड़े धोने और डालने का काम ना करना पड़े। तो बस ये सिल्क की साड़ी है जिसको मैं धूप दिखाऊंगी, तो जब सासू माँ के कपड़े डालूंगी तभी मैं इसको भी फैला दूंगी। तो क्लीनिंग जो है अभी मेरी आधी अधूरी चल रही है, मतलब पूरा घर में पोछा नहीं लगा है अभी। इस वाले पोर्शन में लग गया है जहाँ कपड़े मैंने आपको दिखाए थे, और ये वाला जो डाइनिंग रूम टेबल वाला एरिया है यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से चेयर्स पे कपड़े सारे फैलाए हुए हैं। रात को धो के इस एरिया में पोछा भी नहीं लग पाया था। तो है क्या कि मतलब जब मैं काम निपटा, मतलब थोड़ा बहुत कर चुकी थी, तब मुझे ध्यान आया कि मुझे कैमरा लगाना है। तो फिर मैंने एक मतलब आपको सिर्फ एक दिखाया है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, और उसके बाद फिर मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, और यहाँ पे इस लॉबी में पोछा लगाने के लिए मुझे जो बाल्टी है, मतलब जो पोछे वाली बाल्टी है, उसको कम से कम 2 से 3 बार पानी उसका चेंज करना पड़ता है, इतना यहाँ पे डस्ट रहता है। तो अभी ये फाइनल वाला पोछा लग रहा है, मतलब ये लास्ट वाला है साफ पानी वाला। इसके बाद यहाँ इस लॉबी का भी काम खत्म हो जाएगा। तो पोछा लगाने के बाद जो है मैंने अभी आज फिर से फेस पैक लगाया हुआ है, तो 3-4 दिन तक लगातार लगाऊंगी। ये बेसन वाला फेस पैक है, घर का बना हुआ। तो थोड़ा सा एक तो टैन कम होगा, और छोटे छोटे जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मेरी स्किन में वो भी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, तो हल्दी वगैरह भी ऐड करी है मैंने इससे। तो थोड़ा मतलब अगर मैं इसे कंटिन्यूअसली लगाती हूँ तो स्किन को एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इस वाले पैक से। तो मुझे इस पर बहुत विश्वास है, और मैं किसी तरीके का पार्लर में फेशियल वगैरह कराने नहीं जाती हूँ। मतलब घर में ही जितना हो पाता है वो कर लिया। अदरवाइज़ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मेरा स्किन केयर का रूटीन नहीं है। घर में ही जितना कर पाती हूँ वो ही बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ तो ये फेस पैक भी मेरा अच्छे से सूख जाएगा। तो पोछा लगाने से पहले मतलब 10 मिनट पहले ही मैंने लगा लिया था ये फेस पैक। थोड़ा सा आराम से उठी थी मैं आज, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है आजकल रूटीन। तो रात को सोने में भी लेट हो जा रहा है, और हस्बैंड का जो मैंने बताया था ना दांत का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके चक्कर में थोड़ा सा पेन वगैरह भी हो रहा है, तो नींद भी नहीं रात को पूरी हो पा रही है। तो जब सोने में लेट होता है तो फिर उठने में अपने आप ही लेट हो जाता है, तो फिर वॉक वगैरह की छुट्टी है आजकल। लेकिन बॉडी स्टिफ ना रहे और काम जो है एक रिदम से चलता रहे, स्मूथ चलता रहे, इसके लिए मैं स्ट्रेचिंग को नहीं छोड़ सकती। अगर छोड़ दूंगी तो फिर मेरा शोल्डर का पेन मुझे परेशान करेगा। तो यहाँ पे फिर मेरी बेटी का कमरा है, इसकी जितनी भी विंडो है वो सारी खोल देती हूँ मैं, और तो थोड़ा सा हवा का अच्छा सा एक क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया हो जाता है यहाँ पे। तो अभी जैसे मैंने मैट लगाई है योगा मैट, उसके बाद थोड़ी देर में सांस को थमने का वेट किया है मैंने, क्योंकि एकदम से पोछा लगा के बैठो तो सांस वो तो फूलती ही है। तो थोड़ा सा एक गिलास ठंडा पानी पिया मैंने पहले, फिर उसके बाद थोड़ी देर सांस को हल्का होने दिया। उसके बाद फिर मैं ये गरुड़ासन करती हूँ। गरुड़ासन नहीं, गोमुखासन है ये, और इसको करने से मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है शोल्डर में। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो मैं बैठ के करती हूँ, कुछ ऐसी हैं जो मैं लेट के करती हूँ। तो लेट के करने वाली एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं शोल्डर की और ये नेक वगैरह की, तो वो मैंने शूट नहीं करी है। और YouTube में ही एक चैनल है सारा बैट नाम से, एक योगा ट्रेनर है, उनकी मैं वीडियोस को फॉलो करती हूँ, और मैं जब भी पेन में होती हूँ मैं उन्हीं की वीडियोस को देखती हूँ, और शुरू से ही मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। तो बिल्कुल एक आप समझ लीजिए एक बिल्कुल जादू की तरह असर करती हैं उनकी जो स्ट्रेचिंग वाली वीडियोज़ हैं। तो वो कर मतलब ये एक रूटीन मैंने अपना बना रखा है जब तक मेरा पेन है। अदरवाइज वॉक पे जाती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत सा मतलब बॉडी जो है मूव करती रहती है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही नहीं पाती। लेकिन वॉक को मैं मिस बहुत कर रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप उठो और उठने के साथ सीधे बाहर निकल जाओ घर से बाहर, और मतलब फ्रेश एयर सब कुछ बिल्कुल फ्रेश होता है मॉर्निंग में। चिड़ियाएँ चहचहा रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, चेंज हो जाता है, मतलब मॉर्निंग की शुरुआत ही एनर्जेटिक हो जाती है। तो लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेचिंग करने के बाद नहाया है, थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो मेरी तो लॉन्ड्री थी नहीं, मैंने रात को ही लगा के कपड़े फैला दिए थे, और वो सूख भी गए हैं अब तक। तो गर्मी इतनी है कि मतलब मैंने रात को फ़ैन भी ऑन नहीं किया था, ऐसे ही सारे कपड़े सूख गए। तो ये सिल्की साड़ी जो मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था आपसे कि मैंने शादी में पहनी थी, ये इसको मैं धूप में रख रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत कारगर तरीका रहता है आपकी जो महंगी एक्सपेंसिव जो साड़ियाँ होती हैं उनको कीड़ा लगने से बचाने का।
इस तरीके से जब भी आप उनको पहने तो पहन के वापस रखने से पहले एक बार धूप में डाल दें, तो ये कन्वीनियंट रहता है। देखिए इसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे, और मतलब 1 बाय 1 आपकी सारी साड़ियों को धूप भी लग जाती है। एक्सपेंसिव साड़ियाँ सालों साल चलती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने कपड़े देखे किस तरीके से अपनी जो साड़ी है वो डाली हुई है। ऐसे मैंने चादर के पीछे करके ये जो साड़ी और ब्लाउज़ है मेरा सिल्क का, इसको डाला हुआ है, क्योंकि बंदरों का इतना आतंक है कि कुछ पता ही नहीं है वो कब कौन सा कपड़ा फाड़ जाएं या लेके भाग जाएं। तो 4-4 5-5 देखिए चिमटियाँ लगा के मुझे इस तरीके से, इसके पीछे भी चादर है और इसके आगे भी चादर है, ऐसे मुझे डालना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से डालना सिल्क की साड़ियों को बहुत ज़रूरी है जब भी आप पहने, मतलब जब भी आपको पहनने का मौका लगे ना तो आप जब भी इसको अपनी जगह पे वापस रखें उससे पहले धूप दिखा लें। कपड़े फैलाने के बाद फिर मैं वापस नीचे आ गई थी, और उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी। तो पूजा क्योंकि घूमने नहीं जाती हूँ ना तो बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि 1 घंटा पूरा का पूरा बच जाता है। तो अगर मैं आधा पौन घंटा भी लेट उठती हूँ तो भी मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है। तो पूजा मैंने पहले कर ली थी, और ये जो तोरई है ये मैं छील के रख के गई थी, काटी नहीं थी, तो अब धो के इनको मैं काट रही हूँ। और इसके अलावा जो मक्खन वाला जो बर्तन है ना वो उसे मैंने खाली करके कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था लास्ट नाइट ही। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको मक्खन को निकाल लूँगी, लेकिन वो हुआ क्या कि बहुत ठंडा था, मतलब मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसे पहले से निकाल के नहीं रखा था, तो वो बन नहीं पाया। तो प्रेशर कुकर में मैंने एज इट इज़, जब वो बना नहीं तो उठा के सीधे वापस फ्रिज में डाल दिया। तो वो मैंने अभी निकाल के बाहर रख लिया है, मतलब अभी का मतलब कम से कम आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख लिया था। तो इसमें है क्या, जो मतलब मक्खन निकालने का काम होता है ना, इसमें पूरा का पूरा खेल जो है वो टेम्परेचर का ही होता है। टेम्परेचर की नब्ज आपने पकड़ ली तो कभी भी आपका मक्खन बिगड़ता नहीं है, बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट हुए इसका जो घी है वो बन जाता है। तो वही अब इसको निकाल के रख दिया है, तो जैसे ही फ्री होंगी फटाफट से इसका भी काम ख़त्म करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च से जो ये तोरई है इसको छोंक दिया है, और नमक हल्दी डाली है, और थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी है, क्योंकि जो हरी मिर्चें हैं उनमें बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं है अभी जो मैं लेके आई हूँ। तो इसको बढ़िया से मिक्स करके फिर एक बारी जो है इसमें मैंने एक आलू भी डाला है लंबा लंबा काट के, बहुत छोटा सा आलू, और इसको ढक दूंगी। और जब ढक के ये मतलब ये पकने लग गई थी तो फिर मैंने आटा लगा के फटाफट से जो है रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे ना इसमें मैं एक टमाटर डालने वाली हूँ, तो टमाटर कट करके रखा हुआ है, बस यहाँ पे चेक कर रही थी कि आलू गला नहीं गला, क्योंकि तोरी तो फटाफट से 1 मिनट में ही अपने ही पानी में गल जाती है। तो थोड़ी देर इसको देखा, जिसमें कुछ कसर रह गई थी, तो फिर मैंने इसको वापस से ढक के रख दिया और फ्लेम थोड़ी तेज कर दी, जिससे कि इसका जो पानी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए। तो थोड़ी सी लिटपिटी सी जो तोरई होती है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरीके की सब्जियों में आलू वगैरह कम ही पसंद आते हैं, लेकिन जब सब्जी लगता है कि कम पड़ जाएगी तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ता है, नहीं तो मैं आलू हर सब्जी में आलू ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे साइड में जो है रोटियां भी फटाफट सेक रही हूँ। हस्बैंड भी रोटी खाएंगे, पराठा नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं। और जब तक मेरी रोटी यहाँ पे फाइनल सिकती तो ये जो सब्जी थी आलू मतलब जो इसका था वो अच्छे से गल गया था। तो फिर वही मैं इसके बीच में एक छोटा सा जगह बना के टमाटर डाल देती हूँ, और हल्का सा इसके ऊपर जो टमाटर डाले हुए हैं ना इनके ऊपर ज़रा सा नमक ऐड कर दो तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि तोरई में मतलब जो सब्जी हमने पहले से कढ़ाई में डाली हुई है उसमें पहले से ही नमक कहीं ज़्यादा तो नहीं है, तो इस वक्त फिर नमक ना डालें, नहीं तो फिर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसको फिर मैंने दबा दिया बीच में टमाटर को, और ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, तो ये जो सब्जी है वो डन हो जाएगी। उसके बाद रोटियां भी फटाफट से सिक गई थी तो इनको साइड में रख लिया मैंने। और रोटी बनाने के मतलब बीच में ही मैंने जब सब्जी वब्जी कट करी थी तभी अरहर की दाल भी भिगो के रख दी थी, तो वो भी साइड में भीगी हुई रखी है, मतलब वो धुलती जा रही है बीच बीच में। जब जब मैं इधर सिंक की साइड जाती हूँ तब दाल को धो के उसका पानी बदलती रहती हूँ। तो ये जो सब्जी गल गई थी तो थोड़ा सा टेस्ट किया तो हल्की सी खटास इसमें ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी है इसमें। तो ये सब्जी फाइनल करने के बाद फिर जो दाल थी उसको फाइनल पानी से वॉश किया है मैंने, और उसको जो है थोड़ा गुनगुना पानी में इसको मैंने रख दिया है कुकर गर्म होने के लिए, नमक और हल्दी डाल के। चावल भी यहीं पर मैं फटाफट से सोख कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा इसका काम हो गया, लंच का भी मतलब सोख करने का जो काम था वो निपट गया। और उसके बाद ये जो मक्खन की जो मैंने कुकर निकाल के रखा हुआ है इसको बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सारा खेल टेम्परेचर का ही होता है। टेम्परेचर आपने अगर समझ लिया तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता इसको हिलाने में, ना
नहीं एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो बस मैंने मुश्किल से 10-15 राउंड घुमाए होंगे इस मलाई को, और मक्खन देखिए बिल्कुल फटाफट से निकल जाता है। और इस स्टेज तक मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि जब मक्खन निकाले ना तो उसका जो मट्ठा होता है वो बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाए। तो इस तरीके से निकला हुआ जो मक्खन है कभी भी तली नहीं पकड़ता, मतलब जलता नहीं है नीचे से। नहीं तो नॉर्मली कुकर इतनी बुरी तरीके से जल जाता है कि उसको धोना एक अलग तरीके का टास्क बन जाता है। तो मेरा जबकि प्रेशर कुकर स्टील का है, तो स्टील में तो वैसे भी जलने में और तले में चिपकने की शिकायतें ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे आप ना तो बिल्कुल मट्ठा अलग से बिल्कुल अच्छे से निकाल के, और उसके बाद जो ये मक्खन होता है उसे ठंडे पानी से 2-3 बार धो के तो नहीं चिपकता है। मतलब जनरली जो घी है वो बहुत साफ निकल के आता है, कुकर की तली जो जलती नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद जो कपड़े थे वो मैं जितने भी यहाँ सुखाए थे ये अपना डाइनिंग एरिया में और दूसरी जगह, वो कपड़े मैंने इकट्ठे किए और साड़ी में छत से ले आई थी। तो ये जो है इनको मैंने कपड़ों को तहा के जगह पे रख लिया। और ये साड़ी अभी नहीं तहाऊंगी क्योंकि बिल्कुल तेज़ धूप से मैं इसको लेके आई हूँ, तो थोड़ी देर इसको मैं ऐसे ही फैला दूंगी। बिल्कुल गरम गरम में ही तहा के अगर मैं इसे बेड बॉक्स में डाल दूंगी तो और ज़्यादा मतलब जल्दी ख़राब होती हैं साड़ियाँ। तो जब मतलब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको जगह पे रखूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स रेस्ट कर लिया था, मैं दुकान नहीं गई। और उठने के बाद फिर मैंने यहाँ पे दाल छौंक ली है। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी लेके उसमें ज़ीरा हींग डाल के और देगी मिर्च डाल के जो दाल है इसका तड़का लगा दिया है। और इसको मतलब दाल का काम खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो घी है वो भी मैंने साइड में धीमी आंच में पकाने रख दिया था। थोड़ा सा घी मैं पहले पका के गई थी जब तक मैंने जो ब्रेकफास्ट है उसके बर्तन वर्तन धोए, कपड़े लाई। तो कुछ देर तो धीमी आंच में तभी घी पका लिया था, लेकिन जब किचन में छोड़ के गई थी तब मैं घी को बंद कर गई थी। चावल चढ़ा लिए हैं और घी जो है साइड में पकता जा रहा है। तो उसके बाद ये जो क्लिप है फ्रेंड्स, ये दिखा रही हूँ आपको लंच के बाद की। हस्बैंड ने लंच कर लिया है और वो लेटने गए हुए हैं। बर्तन जो है सारे लंच के धुल चुके हैं और घी अभी भी पक रहा है। तो सारा काम निपटाने तक मैंने इस घी को गैस पे चढ़ा के ही रखा हुआ था और बीच बीच में हिलाती जा रही थी। और सारा काम जब तक मतलब क्लीनिंग वगैरह डाइनिंग टेबल पोंछती ना, ये घी अच्छे से पक चुका था। तो मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जब भी मैं घी मतलब पकाती हूँ मैं उसको छोड़ के किचन में कभी भी नहीं जाती, क्योंकि 1-2 बार उबल चुका है घी और बहुत काम बढ़ता है और बड़ा मलाल हो जाता है जब इतनी मतलब मुश्किल से बना हुआ घी उबल जाता है, गैस पे गिर जाता है। बर्बादी भी होती है और समय तो बर्बाद होता ही है। शाम के जो डिनर है उसके लिए मैंने भिंडी निकाल के रख ली है पानी में, नमक के पानी में सोख करके, तो ये बनाऊंगी। और उसके बाद ये जो साड़ी है फ्रेंड्स ये ठंडी हो गई थी, मतलब अभी तो मैं शाम का शूट दिखा रही हूँ आपको, चाय वाय मैं पी चुकी हूँ। तो ये जो इस तरीके से कपूर की गोलियाँ होती हैं उनको एक कपड़े में लपेट के मैं डाल देती हूँ इस ऑर्गेनाइजर के अंदर, मतलब बीचों बीच में या साइड में कहीं पे भी। और इस तरीके से जो सिल्क की साड़ी है इसको मैंने इसमें रख दिया है, इसका जो मैचिंग ब्लाउज है वो इसी के साथ रख दिया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है इसमें मैं इस तरह की जो एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं वो ही रखती हूँ। तो इसीलिए मुझे कपूर की गोलियाँ इस तरीके से कपड़े में पैक करके रखनी पड़ती, नहीं तो मैं ऐसे ही नॉर्मल जो साड़ियाँ होती हैं उसमें ऐसे ही चारों कोनों में एक गोली डाल दी और बस फिर उसको बंद करके रख दिया। लेकिन इसमें सारी जो महंगी साड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेक केयर करना पड़ता है इसका। तो ये ऑर्गेनाइजर को बंद करके मैंने इसको बेड बॉक्स में डाल दिया था। इसके बाद मैंने गमलों में पानी डाला है। तो आज गमले भी बहुत ज़्यादा थे, नीचे भी और छत के गमलों पर भी मैंने पानी डाला है आज, क्योंकि ऊपर भाभी और उनकी फैमिली कहीं गए हुए हैं तो वो गमले भी सूख रहे थे, तो वहाँ डालना भी ज़रूरी था पानी। तो जो भिंडी थी वो बनाने का प्लान पोस्टपोन हो गया और भिंडी मैंने धो धा के उसको मतलब बाहर टेबल में फैला दिया। और उसके बाद यहाँ पे डिनर के लिए सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं वो सोक कर दी हैं तेज़ गर्म पानी में, और इसका मसाला मैं बना रही हूँ। और अभी इस वक्त बज रहा है 5:30 के अराउंड, तो मैं जल्दी डिनर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट 7 o'clock पर मुझे हस्बैंड को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। तो उनका जो आज दांत है वो निकलेगा, उसके बाद उसमें फर्दर आगे जाके जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दांत हो गया है वो, और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह। मतलब काफ़ी जो लोग दांत की प्रॉब्लम्स से परेशान रहते हैं वो लोग समझ पाएंगे कि जब कोई दांत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है तो बहुत मतलब उसके दांत दर्द के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो जाती हैं। आँखों में दर्द, सिर में दर्द, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सच में बहुत दर्द तकलीफ होती है उसमें। तो यहाँ पे जो मसाला है वो रेडी कर दिया मैंने, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल के, और उसी में सारे सूखे मसाले ऐड करके उसको घुमा दिया। तो बेटी यहाँ पे साइड में जेली बना रही है। तो जेली बनाने के लिए वो मुझसे बोलने की लाई थी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं है, आप अपनी जेली खुद बना लो भैया। तो मैं उसे इंस्ट्रक्शन देती रही कि इतना पानी डालो, इतना ये करो, ऐसा वो करो। तो वो बना रही है अपनी, तो खुद ही अपना काम कर रही है बेचारी। इसी बीच में जो ये बड़ियाँ थी ये सोख हो गई थी अच्छे से, मतलब फूल गई थी। मसाला धीमी आंच में भुन रहा है और बड़ियों को अच्छे से धो के, मतलब इन बड़ियों को धोना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जितना अच्छे से धो लो उतना कम है। बढ़िया से धोना और निचोड़ के बार बार धोना पड़ता है इनको।
तो निचोड़ के इनको मैंने कस के फिर सरसों का तेल थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में लिया है और इनको फ्राई कर रही हूँ मैं बड़ियों को। मसाला भुनने और बड़ियों की फ्राई होने के बीच में मैंने आटा लगा लिया था और अभी 6:30 के अराउंड टाइम हो चुका है। तो अभी मेरे निकलने में है, मतलब 40 मिनट के अराउंड है टाइम। 7:15 तक हस्बैंड आएंगे, उनका कॉल आया था। तो ये जो बढ़िया हैं ये अच्छे से फ्राई हो गई, मतलब गोल्डन सी हो गई थी। तेज आंच में मैं इनको फ्राई करती हूँ जिससे कि तेल को पिए ना। और उसके बाद इनको मैंने डाल दिया था भुने हुए मसाले में, और इसमें एक उबला हुआ आलू डाल दिया था। आलू कच्चा नहीं डाला क्योंकि उबले हुए आलू रखे हुए थे, तो फिर वही डाल दिया मैंने। छीलने का के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं किया उसमें। और पानी डाला है, इसकी कंसिस्टेंसी को बराबर किया है और उसके बाद इसको ढक्कन लगा दिया। तो यहाँ पे सब्जी पक गई थी और मैंने साइड में तवा भी चढ़ा दिया। तो वैसे तो मुझे 7:15 तक निकलना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 8:15 तक आ भी जाऊं। लेकिन यही है ना कि डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ पता नहीं रहता टाइम का, कितना बच जाए, क्या हो जाए, कितनी देर हो जाए। फिर रोटी बनी रहेंगी या पराठे सिके हुए रहेंगे तो मेरी जो बेटी है वो भूखी नहीं बैठी रहेगी, उसको वो अपना निकाल के खा लेगी। तो फिर मैंने उसी के लिए नहीं, फिर मैंने सभी सारी ही रोटियां बना के पराठे जो भी थे वो सेक के कैसरोल में डाल दिए हैं। और यहाँ पे समय काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो उसके बाद फिर मैंने जो है गैस वगैरह भी वाइप कर दी। और सब्जी तो पकी गई है, तो उसको खोल के फिर उसका भी आलू वगैरह मैश करके उसको भी ठीक किया सब्जी को। हरा धनिया रखा हुआ था लेकिन काट नहीं पाई क्योंकि अब उसको फिर काटने लगती लेट हो जाता। तो इससे तो जो ज़रूरी काम है, जो जिसके बिना काम अटकता है या जो मुझे आके करने ही पड़ेंगे, उनको निपटाना मैंने ज़्यादा सही समझा। तो जो कुकटॉप है वो साफ़ हो गया, रोटियां बना के मैंने कैसरोल में रख दी हैं, सब्जी बनी हुई रखी है। लंच के जो बर्तन वगैरह थे वो तो मैंने पहले ही लगा दिए थे। उसके बाद जो कुकिंग के बर्तन लगे थे वो धो दिए हैं, ये पानी का डब्बा भर के रख दिया है धो के। और उसके बाद जो बर्तन थे सिंक में, उसके बाद जो लगे हुए बर्तन थे वो मैं अभी नहीं धोऊंगी क्योंकि 7:05 हो चुका था और 7:10 के अराउंड हस्बैंड आ गए थे। तो फिर वो आए हैं, उन्होंने भी एक गिलास पानी वगैरह पिया, तो 5-7 मिनट बैठे हैं, सांस ली है उन्होंने ऑफिस से आके। और उसके बाद हम फिर पहुंच गए थे क्लिनिक पे, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। और उसके बाद जो है परहेज डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, बस उन्होंने कहा था कि आइसक्रीम ज़रूर खा लेना। तो हमने घर जाते समय आइसक्रीम भी ले ली थी। तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ हस्बैंड के दांत की जो प्रॉब्लम था उसका। तो ये है ना कि धीरे धीरे समस्या जब खत्म होने लगती है या हमें लगने लगता है कि हम समस्या को पार करने वाले हैं तो बड़ी खुशी सी होती है। और होता भी यही है, जब गर्म लू चलती है उसके बाद ही हमें जो हवा की ठंडक है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही समय का भी है, जब आप परेशानी में होते हैं और कुछ दिन आप दुख के काटते हैं तो उसके बाद जब सुख का समय आता है तो उसकी वैल्यू आप ज़्यादा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।